नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसडीओ स्टडी ग्रुप में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे महाविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा सेमेस्टर प्रणाली लागू कर दी गई है, जिसके अंतर्गत हमें यदि हम 2 वर्ष की बीएड कर रहे हैं, तो हमें टोटल 4 सेमेस्टर देने होंगे, 4 सेमेस्टर की परीक्षा हमारी ली जाएगी। तो उसके अंतर्गत हमारा क्या पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, हमें क्या-क्या टॉपिक पढ़ने होते हैं, उन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमारा जो पहला सेमेस्टर है, उसके अंतर्गत कौन-कौन से सब्जेक्ट हैं। हम यदि बीए, बीएससी या बीकॉम कर रहे हैं, तो हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना होगा, इन सभी के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट ईयर का जो सेमेस्टर है, उसका जो सिलेबस या पाठ्यक्रम है, वो क्या है? देखिए, हमारा जो प्रथम सेमेस्टर का जो पाठ्यक्रम है, उसके अंतर्गत हमें टोटल 4 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। 4 सब्जेक्ट कौन-कौन से हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अब बात आती है कि बीएससी कर रहे हैं, बीए यदि हम बीएससी कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं या फिर बीकॉम कर रहे हैं, इसके बाद में हम बीएड में एडमिशन लेते हैं, तो हमें कौन-सा सब्जेक्ट लेना होगा? तो दोस्तों, बात आती है कि जो हमारा पहला सेमेस्टर है, उसके अंतर्गत हम चाहे बीएससी से हो, बीए से हो या फिर बीकॉम से हो, हमें किसी भी प्रकार का कोई भी सब्जेक्ट नहीं लेना होता है। हमारे लिए सभी सिलेबस के जो सब्जेक्ट हैं, वो सारे के सारे सभी विषयों के लिए कॉमन रहने वाले हैं, चाहे वह आर्ट्स का स्टूडेंट हो, चाहे साइंस का हो या फिर चाहे बीकॉम का हो। दोस्तों, जो पहला सेमेस्टर है, उसके अंतर्गत कुल 4 एक्सटर्नल पेपर होंगे, जो कि एडमिट कार्ड में दिखाए जाते हैं। एडमिट कार्ड में जो भी पेपर दिखाए जाते हैं, वो टोटल 4 होंगे। इनके अलावा 2 और पेपर होंगे, जो आपके कॉलेज या महाविद्यालय स्तर पर लिए जाएँगे। तो जो आपको दिखाई दे रहे हैं, वे टोटल 4 पेपर हैं और ये सभी के सभी पेपर हमारे एक्सटर्नल या फिर दूसरे कॉलेज सेंटर में या फिर महाविद्यालय या विश्वविद्यालय केंद्र पर लिए जाएँगे। पहला पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसका अर्थ है बाल्यावस्था एवं विकास प्रक्रिया। ये हमारा प्रथम पेपर है प्रथम सेमेस्टर के लिए। इसके अलावा दूसरा पेपर है कंटेम्पोरेरी इंडिया एंड एजुकेशन, जिसका अर्थ है समकालीन भारत एवं शिक्षा। इसके अलावा तीसरा जो हमारा पेपर है, वह है लर्निंग एंड टीचिंग, जिसका अर्थ है अधिगम एवं शिक्षण। चौथा पेपर जो हमारा होने वाला है और जो अंतिम पेपर जो एक्सटर्नल है, वो हमारा अंतिम पेपर होगा लैंग्वेज अक्रॉस द कुरिकुलम, जिसका अर्थ है भाषा एवं पाठ्यक्रम। तो दोस्तों, ये जो 4 पेपर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये चारों पेपर आपके दूसरे केंद्र पे लगेंगे। जो हमारा एग्ज़ाम सेंटर होगा, उस पर ये चारों के चारों पेपर वहाँ पर हमारे लिए जाएँगे। ये चारों ही पेपर आपके एडमिट कार्ड में दिखाए जाएँगे। इनके अलावा कोई भी पेपर आपके एडमिट कार्ड में नहीं छपा जाएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं कि इन ये जो 4 पेपर है, इन चारों का हमारा क्या सिलेबस है, क्या पाठ्यक्रम है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो यहाँ तक हमारी बात थी कि हमें कौन-कौन से विषय की एग्ज़ाम इस सेमेस्टर में देनी होगी। तो दोस्तों, हमें इस सेमेस्टर में केवल 4 परीक्षाएँ बाह्य रूप से देनी है। पहली है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसका अर्थ है बाल्यावस्था एवं विकास प्रक्रिया। दूसरा पेपर है कंटेम्पोरेरी इंडिया एंड एजुकेशन, जिसका अर्थ है समकालीन भारत एवं शिक्षा। तीसरा जो हमारा पेपर होगा, वो होगा लर्निंग एंड टीचिंग, जिसका अर्थ है अधिगम एवं शिक्षण। और जो हमारा अंतिम और लास्ट जो पेपर है, उसका नाम है लैंग्वेज अक्रॉस द कुरिकुलम, जिसका अर्थ है भाषा एवं पाठ्यक्रम। तो ये 4 पेपर हमें बाह्य स्तर पर देने होंगे। अब हम बात करते हैं कि इनका सिलेबस क्या है। उससे पहले हम बात करते हैं कि ये जो पेपर लगेंगे, वो कितने नंबर का होगा, हमारे कितने नंबर कॉलेज या महाविद्यालय से भेजे जाएँगे, जो हमें अंत में रिजल्ट में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, जो हमारा पहला पेपर है, वो आपका बाह्य स्तर पर होगा, यानी कि दूसरे एग्ज़ाम सेंटर पर होगा, जिसका टोटल नंबर है 100। उसमें से 70 नंबर आपको पेपर में लाने होंगे और 30 नंबर आपके महाविद्यालय से भेजे जाएँगे। अब 70 में से आप जितने भी नंबर के वहाँ पर क्वेश्चन अटेंड करेंगे, वो आपको उसमें रिजल्ट में दिखा दिए जाएँगे और 30 में से कॉलेज वाले भेजेंगे।
यही जो फॉर्मेट है वो दूसरे पेपर और तीसरे और चौथे में रहने वाला है। तो इन चारों को मिलाकर आपको टोटल 100 नंबर का होगा। उनमें से कम जो 30 नंबर भेजे जाएंगे, उनमें से कम 12 नंबर कॉलेज वाले भेजेंगे और 28 जो नंबर है वो 70 में से आपको लाने होंगे। तो कुल मिलाकर आपको ये 40 नंबर 100 में से लाने होंगे जिससे आप पास हो जाए। तो ये जो 4 पेपर आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ये चारों पेपर आपके बाह्य स्तर पर लगेंगे और ये जो एक लास्ट पेपर है ईपीसी वाला, ये आपके महाविद्यालय स्तर पर लिया जाएगा। इसके अलावा एक और पेपर है जिसका नाम है प्रैक्टिकल वर्क, जो भी आपका महाविद्यालय स्तर पर होगा। जो चारों ऊपर वाले पेपर है वो आपके दूसरे एग्ज़ाम सेंटर या फिर जो आपका परीक्षा केंद्र है वहाँ पर होंगे और जो ये नीचे वाले 2 पेपर है, वे आपके महाविद्यालय स्तर पर लिए जाएँगे। अब हम बात करते हैं कि इनमें हमारा क्या पाठ्यक्रम रहने वाला है। हमारा पहला पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसका अर्थ है बचपन और बड़ा होना या बाल्य अवस्था एवं विकास प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत टोटल 4 यूनिट दी गई है जो हमें पढ़नी है। टोटल 4 यूनिट है। देख सकते हैं आप यहाँ पर टोटल 4 यूनिट दी गई है। पहली यूनिट का नाम है एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट, जिसका अर्थ है शैक्षिक मनोविज्ञान और विकास। दोस्तों, आपको इस वीडियो में हिंदी और इंग्लिश दोनों के फॉर्मेट देखने को मिलेंगे। यदि आपको हिंदी वाला सिलेबस लेना है तो आप हिंदी वाले सिलेबस से पढ़ सकते हैं और आप यदि इंग्लिश वाले सिलेबस से पढ़ना चाहे तो आप उससे भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। दोस्तों, ये 4 यूनिट है। उनमें पहला टॉपिक है एजुकेशनल साइकोलॉजी, जिसका अर्थ है शैक्षिक मनोविज्ञान। दूसरा जो आपका टॉपिक रहने वाला है वो होगा इम्प्लीकेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, जिसका अर्थ है शैक्षिक मनोविज्ञान के निहितार्थ। तीसरा जो आपका टॉपिक है वो है कंसेप्ट एंड इट्स इम्प्लीकेशन, जिसका अर्थ है संकल्पना एवं उसका निहितार्थ। चौथा जो आपका टॉपिक है वो रहने वाला है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसका अर्थ है वृद्धि एवं विकास। इसके अलावा आपके कुछ अन्य नियम या सिद्धांत भी रहने वाले हैं जिनका नाम है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रिंसिपल, जो पियाजे या फिर ब्रूनर के द्वारा दिए गए हैं। जीन पियाजे या फिर ब्रूनर, इन दोनों के द्वारा यह संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है, वो आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा और आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर भी इसका वीडियो मिल जाएगा। आप वहाँ से भी इसका पढ़ सकते हैं। ये सारा का सारा सिलेबस हम हमारे यूट्यूब चैनल पर करवाने वाले हैं। आपको सारा सिलेबस का जितना भी जो वीडियोज़ है वो आपको सारे के सारे हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। इनके अलावा जो भी परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं उनको भी हम हमारे चैनल पर आपको भिजवा देंगे ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स या फिर अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, ताकि आपका जो रिजल्ट रहने वाला है वो अच्छा हो। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा जो दूसरी यूनिट है वह कौन सी है। दूसरी यूनिट आपकी रहने वाली है चाइल्डहुड एंड इट्स डेवलपमेंट, जिसका अर्थ है बाल्यावस्था एवं विकास, कि किस प्रकार से बाल्यावस्था होती है और किस प्रकार उसका विकास होता है। तो पहला टॉपिक है इट्स कंसेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसका अर्थ है इसकी अवधारणा और विशेषताएं। अगला टॉपिक हमारा रहने वाला है फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट, डायमेंशंस डायमेंशंस टू फोस्टरिंग इमेजिनेशन। ये हमारा दूसरा टॉपिक रहने वाला है। इसके अलावा हम बात करते हैं मेमोरी एंड क्रिएटिविटी एक्टिविटीज फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये हमारी तीसरा जो टॉपिक है वो इस यूनिट का रहने वाला है। इनका अर्थ है कल्पना, स्मृति को बढ़ावा देने के लिए शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और नैतिक विकास आयाम, व्यक्तित्व विकास के लिए रचनात्मक गतिविधियाँ। ये सभी हमारे सिलेबस में रहने वाले हैं। अगला हमारा टॉपिक है लैंग्वेज डेवलपमेंट, जिसका अर्थ है भाषा विकास। वो भी हमारे इस पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। अब हम बात करते हैं तीसरी यूनिट की। जो हमारी तीसरी यूनिट है वो है एडोलेसेंस एंड इट्स डेवलपमेंट, जिसका अर्थ है किशोरावस्था और उसका विकास, कि किस प्रकार से किशोरावस्था होती है और उसका विकास किस प्रकार से होता है। पहला है इट्स मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, कि इसका अर्थ क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है।
फिजिकल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल एंड मोरल डेवलपमेंट फॉर fostering thinking, reasoning, and problem solving abilities, एक्टिविटीज़ फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ये सभी हमारे इस यूनिट में रहने वाले हैं, जिनका अर्थ है शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक और नैतिक विकास। सोच, तर्क और समस्या समाधान को बढ़ावा देना। व्यक्तित्व विकास के लिए समाधान क्षमता गतिविधियाँ कौन कौन सी है, ये सभी हमारे इस यूनिट में रहने वाले हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड रेमेडाइज, जिसका अर्थ है संबंधित समस्याएं और उनका उपचार, कि हम किसी भी समस्या को किस प्रकार उपचारित कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विसेज इन स्कूल्स, कि विद्यालयों में हमें किस प्रकार के निर्देश दिए जाते हैं, हम किसी भी समस्या को किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। यह हमारी जो सेवाएं हैं, जो हमें परामर्श देते हैं या जो हमें गाइडलाइन मिलती है, वो हमें किस प्रकार मिलती है, वे सभी के सभी इस यूनिट में रहने वाले हैं, जिनका अर्थ है स्कूलों में मार्गदर्शन और परामर्श सेवाएं। अब हम बात करते हैं चौथे और हमारी जो अंतिम यूनिट है उसके बारे में, जिसका अर्थ है लर्नर। लर्नर का मतलब है सीखने वाला या फिर शिक्षार्थी। अब हम बात करते हैं कि इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होंगे। पहला टॉपिक है साइकोलॉजिकल डायमेंशंस एंड न्यू ट्रेंड, मनोविज्ञान आयाम और नया चलन। इसके अलावा हम बात करेंगे पर्सनैलिटी, जिसका कंसेप्ट क्या है, टाइप्स एंड मेजरमेंट, की पर्सनैलिटी को हम किस प्रकार मापते हैं, इनकी कौन कौन सी विधियाँ हैं, वो सभी इस यूनिट में रहने वाली हैं। व्यक्तित्व, अवधारणा, प्रकार और माप। इसके बाद हम बात करते हैं इंटेलिजेंस एंड मल्टीपल इंटेलिजेंस, जिसका अर्थ है बुद्धि एवं बहुबुद्धि, कि बुद्धि कितने स्तर की किस व्यक्ति में होती है, किस स्तर के व्यक्ति को हमें कौन सी शिक्षा देनी चाहिए, वो सभी के सभी हम इस सिलेबस में पढ़ने वाले हैं। मीनिंग, थ्योरीज एंड मेजरमेंट, क्रिएटिविटी, मीनिंग, डेवलपमेंट एंड मेजरमेंट। बुद्धि एवं बहुबुद्धि, जिनका अर्थ क्या है, सिद्धांत कौन कौन से हैं, इनको किस प्रकार मापते हैं, रचनात्मकता इनकी क्या है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट यानी समायोजन। समायोजन हम किस प्रकार करते हैं, हमारे जो दैनिक जीवन में जो समस्याएं आती हैं उनको हम किस प्रकार टालते हैं, किस प्रकार उनकी समस्या का समाधान करते हैं, वे सभी इस सिलेबस में सम्मिलित किया गया है। एडजस्टमेंट, कंसेप्ट, प्रोसेस एंड मैकेनिज्म, मेंटल हेल्थ, कंसेप्ट, कम कंपोनेंट्स एंड स्कोप। अब हम बात करते हैं जो समायोजन है, अवधारणा क्या है इसकी, ये किस प्रकार कार्य करता है, ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य को किस प्रकार अच्छा रखता है, यदि हम समायोजन कर लेते हैं तो इसका हमारे पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सभी के बारे में इस सिलेबस में सम्मिलित किया गया है इन सभी को। तो दोस्तों, जो हमारा पहला पेपर है उसका सिलेबस आपको बता दिया गया है। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे पेपर की, जो हमारा एग्ज़ाम या एक्सटर्नल रूप से होने वाला है। दोस्तों, जो हमारा दूसरा पेपर है उसका नाम है कंटेम्पोरेरी इंडिया एंड एजुकेशन, जिसका अर्थ है समकालीन भारत एवं शिक्षा। दोस्तों, इसमें भी आपके टोटल 4 यूनिट होने वाले हैं और आपको यह पेपर भी 100 नंबर का देखने को मिलेगा, जिसमें से 70 नंबर आपके कॉलेज वाले भेज देंगे, 70 नंबर आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा और 30 नंबर आपके कॉलेज वाले भेजेंगे। अब 70 में से आप कितने लाते हैं और 30 में से कॉलेज वाले कितने भेजते हैं, वे सभी आप और आपकी कॉलेज पर निर्भर करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस जो हमारा यह विषय है, जो हमारा यह दूसरा पेपर है, इसमें कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं। पहली हमारी यूनिट रहने वाली है कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ एजुकेशन, की शिक्षा की अवधारणा और प्रकृति क्या है। इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं। पहला टॉपिक है एजुकेशन, जिसका कंसेप्ट क्या है, नेचर क्या है, ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस। शिक्षा की अवधारणा, प्रकृति, उद्देश्य और कार्य कौन कौन से हैं। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है रोल एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन इन नेशन बिल्डिंग, कि किसी भी राष्ट्र को निर्माण करने के लिए शिक्षा की भूमिका क्या है या फिर इसका रोल क्या है, और जब हम किसी राष्ट्र का निर्माण करते हैं तो हमारे सामने कौन कौन सी समस्याएं आती है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। हमारा अगला टॉपिक है करंट एजुकेशनल प्रोविजंस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, कि जो हमारा भारत है उसमें जो वर्तमान शिक्षण के प्रावधान है वो कौन कौन से हैं। भारत में शिक्षा के वर्तमान प्रावधान
जो कि एक वर्ष के अंदर कौन कौन से हैं, एक वर्ष के अंतर्गत कौन कौन से हैं, वे सभी आपको यहाँ पर शामिल करने हैं। अगला हमारा टॉपिक है एजुकेशनल थॉट्स ऑफ इंडियन थिंकर्स, कि जो भारतीय विद्वान हैं उनके शिक्षा के प्रति क्या क्या शैक्षिक विचार है, क्या कौन कौन से उनके विचार है, वो सभी आपको इनमें शामिल करने हैं। आपको इसमें केवल दो ही जो विचारक है वो यहाँ पर दिए गए हैं, उनकी शिक्षा के प्रति क्या विचार है वो आपको इनमें पढ़ना है। पहले हैं विवेकानंद जी और दूसरे हैं महात्मा गांधी जी, जिनको जिनको आप इस पेपर में पढ़ोगे। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी अगली यूनिट के बारे में। अगली हमारी यूनिट है सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन, कि शिक्षा के सामाजिक पहलू कौन कौन से हैं। अब हम बात करते हैं इसके टॉपिक्स। सोशियोलॉजी इन एजुकेशन, कंसेप्ट, फंक्शंस एंड कंट्रीब्यूशंस, कि शिक्षा में समाजशास्त्र किस प्रकार कार्य करता है, शिक्षा में समाजशास्त्र की अवधारणा क्या है, कार्य क्या है और इसका योगदान क्या है। दूसरा जो हमारा है वो है सोशल चेंज, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन, फैक्टर्स एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ एजुकेशन, कि सामाजिक परिवर्तन क्या है, इसमें शिक्षा का क्या अर्थ है, परिभाषा क्या है, कारक कौन कौन से हैं और प्रभाव क्या क्या है, वे सभी आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। अब हम बात करते हैं तीसरा टॉपिक है उसके बारे में। तीसरा टॉपिक है सोशल मोबिलिटी, एजुकेशन एंड कल्चर, की सामाजिक गतिशीलता, शिक्षा और संस्कृति क्या है। दोस्तों जो आपका दूसरा और तीसरा जो टॉपिक दे रखा है उसका पिछली ही एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है। पिछले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, यह पूछा गया कि सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक गतिशीलता में अंतर बताइए। यह एक बड़ा प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है, तो आपको इन दोनों टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। अगला टॉपिक है रोल ऑफ एजुकेशन इन डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स, कि सामाजिक कौशल के विकास में शिक्षा की भूमिका क्या है, वो सभी आपको इसमें शामिल करने हैं और आपको इस पाठ्यक्रम में पढ़ना है। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरी यूनिट के बारे में, कि तीसरी यूनिट में हमें कौन कौन से जो टॉपिक्स दे रखे हैं वो पढ़ने हैं। जो तीसरी यूनिट आपकी दे रखी है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि आप बीएड कर रहे हैं तो यह अवश्य ज़रूरी है कि आप किसी भी टीचिंग फील्ड में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों जो आपकी तीसरी यूनिट है इसमें से जो रीट वगैरह जो जितने भी सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये यूनिट अच्छे से याद करनी होगी, अच्छे से आपको इसको पढ़ना होगा। हमारे तीसरी यूनिट के जितने भी टॉपिक्स दे रखे हैं वो सारे के सारे आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अब हम बात करते हैं तीसरी यूनिट की, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ कमीशंस एंड कमिटीज, कि कौन कौन से कमीशंस आए, कौन कौन सी कमिटीज बिठाई गई ताकि आप अच्छे से पढ़ सके। शिक्षा का प्रगतिशील विकास, आयोगों और समितियों की शर्तें कौन कौन सी है वो आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंशिएंट, मिडिवल एंड ब्रिटिश पीरियड ऑफ एजुकेशन, राधाकृष्णन कमीशन ऑफ एजुकेशन 1948। दोस्तों जो आपके प्राचीन और मध्यकालीन और ब्रिटिश काल की शिक्षा कैसी थी, पहले प्राचीन काल में किस प्रकार पढ़ाई की जाती थी, मध्यकाल में किस प्रकार पढ़ाई की जाती थी और ब्रिटिश काल आने के बाद में किस प्रकार पढ़ाई का जो शिक्षा का जो पैटर्न है वो किस प्रकार चेंज हुआ, वो आप सभी को इसमें पढ़ना है। अब हम बात करते हैं जो महत्वपूर्ण आयोग है, जो कमीशंस है, जो कमिटीज बिठाई गई उन सभी के बारे में। पहला आयोग है राधाकृष्णन आयोग शिक्षा 1948 1948। दोस्तों इसका मूलतः नाम है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है। यह आपके लिए महत्वपूर्ण आयोग है। दूसरा आयोग या कमीशन जो है वो है मुदालियर कमीशन ऑफ एजुकेशन 1952, मुदालियर शिक्षा आयोग 1952। इसका मूल नाम है माध्यमिक शिक्षा आयोग, मुदालियर शिक्षा आयोग। इसका मुदालियर शिक्षा आयोग नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, जिनके नाम पर इसका नाम मुदालियर शिक्षा आयोग पड़ा। वैसे मूलतः इसका नाम माध्यमिक शिक्षा आयोग है।
अब हम बात करते हैं कोठारी कमीशन ऑफ एजुकेशन। कोठारी कमीशन ऑफ एजुकेशन 1944 से 1966 तक। दोस्तों, जो आपका ये कोठारी कमीशन आयोग है, इसका मूल नाम भारतीय शिक्षा आयोग है। यह 1964 से 1966 तक पारित किया गया। अब हम बात करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो कि अब तक हमारे टोटल तीन एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है, 1968, 1986 और 2020। तो दोस्तों, कुल मिलाकर तीन हमारी जो शिक्षा नीति है वो आ चुकी है। यह जितने भी आयोग चल रहे हैं वे एक दूसरे से रिलेट किए हुए हैं, एक दूसरे से संबंधित है। यदि आप किसी पहले आयोग, जैसा कि पहला आयोग यहाँ पर दे रखा है राधाकृष्णन आयोग, आप उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो उसकी कुछ कमियां रही जिसके कारण मुदालिर शिक्षा आयोग गठित किया गया। उसमें कुछ कमियां रहने के कारण कोठारी शिक्षा आयोग बनाया गया। इस प्रकार कमियों को दूर करने के लिए नए नए आयोग बनाए गए और उन आयोग में कुछ सिफारिशें की गई जिनके आधार पर नई शिक्षा नीति का फॉर्मेशन किया गया। अब हम बात करते हैं रिवाइज्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1992, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो 1986 की या 1986 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई थी उसमें कुछ कमियां रहने के कारण इसको दोबारा रिवाइज्ड या फिर संशोधित किया गया, जिसके कारण 1992 की नवीन पॉलिसी यहाँ पर लागू की गई। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरी यूनिट की। तीसरी यूनिट हमने पढ़ ली है। हम बात करते हैं चौथी यूनिट की। चौथी यूनिट का नाम है प्रोग्राम्स फॉर एजुकेशन, की शिक्षा के लिए कार्यक्रम कौन कौन से हैं। इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स इन prevailing education system at national and state level, right to education act 2009, यानी कि जो आरटी अधिनियम 2009 है उसको लागू करने में कौन सी समस्याएं आई और वह कब लागू हुआ। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर प्रचलित शिक्षा प्रणाली में मुद्दे और समस्याएं, शिक्षा अधिनियम 2009, यानी कि जो राइट टू एजुकेशन है 2009 का, वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। अब हम बात करते हैं, हमारा अगला टॉपिक है सर्व शिक्षा अभियान एंड मिड डे मील प्रोग्राम, जो कि आपको यहाँ पर पढ़ना है। एक अभियान है सर्व शिक्षा आयोग और दूसरी योजना है मिड डे मील, जो कि विद्यालयों में लागू है। इस योजना के अंतर्गत 1 से 8 तक के बच्चों को प्रतिदिन मध्याह्न या फिर जो इंटरवल का प्रोग्राम होता है उसमें भोजन करवाया जाता है। यह योजना वही है। अब हम बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा अभियान। माध्यमिक शिक्षा अभियान जो कि आपको इस पाठ्यक्रम में पढ़ना है। इसके अलावा हमारा अंतिम टॉपिक है एजुकेशन एज रिलेटेड टू सोशल इक्विलिटी एंड इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, कि सामाजिक समानता और शैक्षिक अवसरों की समानता से संबंधित शिक्षा कौन सी है, कि समाज में हमें किस प्रकार की समानता मिलती है, समाज हमें शिक्षा के अवसर देता है या नहीं देता है, वो सब आपको इसमें पढ़ना है। तो दोस्तों, आज हमने बात की है दो हमारे जो पेपर है उनका सिलेबस क्या रहने वाला है। इसके अलावा हम अगले वीडियो में जो हमारे दो अगले पेपर है उनके बारे में बात करेंगे। हमारा अगला पेपर रहने वाला है लर्निंग एंड टीचिंग, और एक पेपर अंतिम जो पेपर है वो रहने वाला है लैंग्वेज अक्रॉस द कुरिकुलम, अधिगम एवं शिक्षण एवं भाषा एवं पाठ्यक्रम। वे दो पेपर हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि उनका सिलेबस क्या क्या है। बाकी आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।